हेलो एवरीवन। तो डियर, आज की क्लास में ना हम रसायन विज्ञान का जस्ट सीरीज़ स्टार्ट किए थे ना, उस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये इसका सेकंड वीडियो है। तो डियर, वन लाइन बेस्ड क्वेश्चन करने का पीछे हमारा इंटेंशन ये है ना, क्योंकि बीपीएससी में अभी ज़्यादा वक्त नहीं है और डियर इसमें 120 मार्क्स में सारा सब्जेक्ट आ जाता है और विज्ञान में आपका सारा तीनों सब्जेक्ट का ये कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। तो किस सब्जेक्ट में हमें कितना टाइम देना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसलिए ना सबसे पहले कि क्या करें हम लोग कि वन बेस्ड लाइन क्वेश्चन से हम लोग सारे चीज़ को पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद इसका प्रैक्टिस सेट भी हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चंस का ये प्रैक्टिस सेट रहेगा, एक प्रैक्टिस सेट। तो डियर, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व सिलिकॉन है, जिसकी खोज जो है बर्जीलियस ने की थी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिलिकॉन की खोज किसने की थी, तो बर्जीलियस ने की थी और ये ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु। सबसे अधिक क्रियाशील मतलब क्या है डियर, कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, पोटासियम में। नेक्स्ट है आपका लिथियम सबसे हल्की और ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए कि कौन सा ऐसा धातु है जिसको हम लोग नाइफ से काट सकते हैं। तो सोडियम जो है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चाकू से काट देते हैं। ये काफ़ी सॉफ्ट है, जबकि सोडियम जो रहता है एक तरह का धातु है और धातु हमेशा हार्ड रहता है, लेकिन इसकी ये सोडियम जो है ये एक्सेप्शनल हो जाता है, आपका एक्सेप्शनल धातु हो जाता है, क्योंकि धातु होने के बावजूद इसका गुण कैसा है, तो ये अधातु का गुण जैसा है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, चाकू से काट सकते हैं। तो ये बहुत ही वांटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये सोडियम वाला जो है ये काफ़ी आपका वांटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो वैसे ही डियर, सबसे प्रगतिशील जो है क्रियाशील धातु जो है वो आपका पोटासियम है और लिथियम जो रहती है वो सबसे हल्की होती है और ओशियम जो होती है सबसे भारी धातु होती है। ओशियम सावधानिक घनत्व वाली प्राकृतिक धातु है और ये भी याद रखिएगा, सावधानिक घनत्व मतलब इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, तो ओशियम के बारे में ये पता चला कि सबसे भारी होती है और सबसे सावधानिक घनत्व वाली प्राकृतिक धातु है। ठीक है, और लिथियम सबसे हल्की वाली है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सावधानिक कठोर तत्व सभी प्राकृतिक वस्तुओं में हीरा है। देख लीजिए, अब यहाँ भी एक आपका एक्सेप्शनल केस आ गया। हीरा क्या है, हीरा कार्बन का रूप है। कार्बन कैसा चीज़ है, तो ये आपका अधातु है और अधातु कैसा रहता है, अधातु आपका सॉफ्ट रहता है, मुलायम होता है, लेकिन ये हीरा है तो अधातु, लेकिन इसका गुण कैसा है, धातु के जैसा है। ठीक है, तो ये आपका हीरा जो है ना सबसे कठोर तत्व है, तो ये भी इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अधातु हीरा सभी प्राकृतिक वस्तुओं में शब्दानिक कठोर होती है, जबकि प्लेटिनियम सबसे कठोर धातु है। देख लीजिए डियर, ये जो यहाँ पे बोला भी है अधातु हीरा, अधातु हीरा, ये जब अधातु है तो इसको तो सॉफ्ट होना चाहिए ना, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा कठोर है आपका प्राकृतिक में पाने वाला। और प्लेटिनियम जो है ये सबसे कठोर धातु है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को अभिवहन कहा जाता है, जबकि लंबवत अंतरण को क्या कहा जाता है, संवहन कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि विरंजक चून में पाया जाने वाला वास्तविक विरंजक क्लोरीन है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि समुद्री जल को आश्वन विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। तो डियर, समुद्री जल को किस विधि के द्वारा हम लोग शुद्ध कर सकते हैं, तो आश्वन विधि से के द्वारा हम लोग शुद्ध कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ये विधि याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है और जिसका परमाणु भार जो है ये आप कितना है, 238.03 है। ठीक है ना, देख लीजिए, सबसे प्राकृतिक तत्व जो है, प्राकृतिक भारी प्राकृतिक तत्व बोला है यूरेनियम है और परमाणु भार जो है कितना है, तो 238.03 है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नाइक्रोम अभंगुर होने के कारण बहुत कठोर तथा गलनांक के कारण तन्य धातु है। देख लीजिए डियर कि गलनांक क्या होता है, मेल्टिंग, मतलब वो पिघल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, यानी मोती जो है किससे बनी हुई रहती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा मोती जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप जाने जाते हैं। तो डियर, ये माणिक्य और नीलम जो है ये आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या है, रासायनिक रूप है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सोडियम अत्यंत सक्रिय यानी क्रियाशील धातु है।
सोडियम कैसा धातु है, तो क्रियाशील धातु है। आपका रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग पढ़ते हैं ना, सोडियम पोटासियम, ठीक है, तो इसमें सोडियम जो है सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है। यह मुक्त अवस्था में नहीं रखी जा सकती है तथा इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये बात याद रखिएगा डियर, ये भी एक आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि सोडियम किस धातु को हम लोग केरोसिन के अंदर रखते हैं, तो वो आपका सोडियम है। क्यों रखते हैं, क्योंकि वो काफ़ी क्रियाशील होता है, बहुत ही क्रियाशील होता है, यानी बहुत ही रिएक्टिव होता है, जो कि तुरंत आपका रिएक्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको मिट्टी के तेल केरोसिन में रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सोडियम हवा में खुला रखे जाने पर ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है और ऑक्साइड बना लेती है। तो डियर अभी हम लोग पढ़े ना कि सोडियम काफ़ी रिएक्टिव होता है, इसलिए जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना, ये क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, सोडियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्रदीप्ति नली में फ्लोरोसेंट लैंप में शब्दानिक सामान्यता प्रयोग होने वाली वस्तु पारा, मरकरी, वेपर तथा आर्गन है, ठीक है। याद रखिएगा ये जो पारा है मरकरी, वेपर तथा आर्गन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सरके की रोशनी के लिए पीले लैंप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए कि सरके की रोशनी के लिए पीला लैंप में किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है और स्वर्ण की शुद्धता डिग्री अथवा कैरेट में मापी जाती है। तो डियर ये कैरेट जो है ना, ये आपका बताता है कि सोना जो है कितना आपका शुद्ध है, ठीक है ना, कितना प्योरेस्ट है। तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो रहता है आपका सोना का, वो 24 कैरेट रहता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम कार्बोनेट है। तो डियर कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, आपका चूना पत्थर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो डियर कैल्शियम सल्फेट को, यहाँ कैल्शियम सल्फेट बोल रहा है, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और इसका प्रयोग किस में किया जाता है, तो डियर जो हम लोग मूर्ति बनाते हैं ना, और छत का जो सीलिंग बनाते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका रासायनिक सूत्र देख लीजिए, CaSO4 ½ है, ठीक है ना, ½ नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डॉक्टर, कलाकार या मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो डियर जो आपका डॉक्टर और कलाकार जो रहता है ना, जब कभी हम लोग को फ्रैक्चर हो जाता है तो जिस कैल्शियम सल्फेट का यूज़ करते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मोनोजाइट जो है थोरियम का ऐशक है और भारत में ये केरल तट पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। मोनोजाइट क्या है, तो थेरियम का, मतलब ये थेरियम का और है, ठीक है ना, मतलब मोनोजाइट से हम लोग थोरियम निकालते हैं और ये कहाँ पाया जाता है, तो केरल के तट पर पाया जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट है कि अभ्रक एक महत्वपूर्ण और गैर दायित्व खनिज है जो ऊष्मा का चालक, विद्युत और कुचालक होता है। ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक होता है। मतलब डियर बोल रहा है कि अभ्रक जो है ये एक ऐसा खनिज है ना, जो कि ऊष्मा का चालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अभ्रक का प्रयोग जो है विद्युत उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, क्योंकि इसकी विद्युत रोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। देखिए इसको कच्चे माल में हम लोग किसमें यूज़ करते हैं, किसमें प्रयोग करते हैं, तो विद्युत उद्योगों में प्रयोग करते हैं अभ्रक को। और क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें विद्युत रोधक क्षमता होती है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। मतलब अभ्रक जो रहता है वो विद्युत के उपयोगों में, उद्योगों में, ठीक है ना, इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो है आपका विद्युत रोधक क्षमता इसमें अधिक होती है, इसलिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। धातु जो होती है ना, ये ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि धातुएं अधिकांश ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठोस अवस्था मतलब सॉलिड स्टेट में पाई जाती है, लेकिन पारा जो है एक धातु है, ठीक है, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में नहीं पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, जो साधारणतः द्रव अवस्था में विद्यमान रहती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऊष्मा का सावधानिक उत्तम चालक जो रहता है ना, वो पारा है, जो साधारण ताप पर द्रव्य है। साधारण ताप पे क्या रहेगा, ताप पे मतलब साधारण ताप पे ही क्या रहेगा, द्रव अवस्था पे रहता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हेमेटाइट से लोहा प्राप्त होता है, जबकि पिंच बेल्ट से यूरेनियम
प्राप्त होता है। तो डियर हेमाटाइट खनिज जो है, हेमाटाइट खनिज से एक लोहा मिलता है, ठीक है, यानी ये एक क्या है, एक तरह का एस्क है जिससे हम लोग लोहा निकालते हैं। ऐसे ही पिंच बेल्ट क्या है, तो ये इस खनिज से हम लोग क्या निकालते हैं, यूरेनियम निकालते हैं। नेक्स्ट ये है कि यूरेनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज का प्रयोग होता है। तो डियर ये बॉक्साइट खनिज क्या है, इससे हम लोग यूरेनियम निकालते हैं, ठीक है। तो ये हर एक खनिज एस्क से हम लोग कुछ ना कुछ निकालते हैं और उसका अपना नाम रहता है। जैसे बॉक्साइट, बॉक्साइट जो है वो आपका एल्यूमिनियम का एस्क है। इसी तरह आपका पिंच बेल्ट, पिंच बेल्ट किसका एस्क है, तो यूरेनियम का एस्क है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऊष्मा का न्यूनतम संचालक क्या होता है, सीसा है। देख लीजिए ऊष्मा का न्यूनतम संचालक कौन सा है, तो डियर अगर ऑप्शन में रहेगा सीसा तो सीसा है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि चांदी ऊष्मा तथा विद्युत की सर्वोत्तम संचालक होती है। तो डियर ये जो चांदी होती है ना, जिसको हम लोग सिल्वर कहते हैं, ये आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का आपका गुड कंडक्टर रहता है, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी सबसे सर्वोत्तम संचालक होती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भजन की क्रिया में उच्च तापमान पर कार्बन के बड़े अणु छोटे अणुओं में टूट जाते हैं और इसी प्रक्रिया से पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है की क्रिया। तो डियर ये देख लीजिए कि भजन की क्रिया में क्या होता है ना, यानी ये एक क्रिया है जिसमें कि हम लोग उच्च तापमान पर कार्बन को जो है छोटे छोटे कणों में तोड़ते हैं और इस प्रक्रिया से जो होता है पेट्रोलियम हम लोग निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वल्कनीकरण। वल्कनीकरण जो रहता है एक तरह का रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें गंधक या दूसरे पदार्थ इसी प्रकार को मिला देने से रबर या संबंधित बहुलकों को अधिक टिकाऊ पदार्थ बनाने में बदल दिया जाता है। तो डियर ये जो रबर रहता है ना, वो काफ़ी आपका मुलायम रहता है, तो उसको हार्ड बनाने के लिए हम लोग जिस प्रक्रिया को इस्तेमाल करते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग वल्कनीकरण कहते हैं, ठीक है, रासायनिक, और इंग्लिश में बोले तो वल्कनाइजेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में खाद्य तलों पर निकली उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रवाहित करने पर वो वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। तो देख लीजिए हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया से हम लोग क्या निकालते हैं, तो आपका वनस्पति घी निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हीरा प्राकृतिक रूप से प्राप्त सबसे कठोर पदार्थ है। हीरे में कार्बन परमाणु एक दूसरे से चतुष्फलकीय जलीय व्यवस्था द्वारा बंधे होते हैं। तो डियर ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि आपका हीरा में जो आपका परमाणु है, परमाणु किसका परमाणु रहेगा, तो कार्बन का परमाणु रहेगा, क्योंकि हीरा जो है ना आपका वो प्योर फॉर्म है कार्बन का। तो ये जो कार्बन जो रहता है ना, ये इसको देख लीजिए आप, जो प्रोनाउंसिएशन की करना चाहे, ये प्रोनाउंसिएशन हमसे नहीं हो रहा अच्छे तरीके से, तो चतुष्फल किए क्या है, एक मिनट, जालीय व्यवस्था द्वारा बंधे होते हैं। तो ये देख लीजिए डियर, ये ना आपका स्ट्रक्चर हो गया, हीरे का जो स्ट्रक्चर है ना उसको ये यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि तांबा तत्व जो है मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त किया जाता है। तो डियर तांबा जो है किस अवस्था में प्राप्त किया जाता है, तो मुक्त एवं संयुक्त। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि तांबा का प्रयोग जो है विभिन्न प्रकार के मिश्र धातु के निर्माण में होता है। तो तांबा का प्रयोग कहाँ होता है, तो एलॉय बनाने के लिए, यानी मिश्र धातु बनाने के लिए, जैसे कि आपका पीतल हो गया, ये ब्रांज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जस्तेदार लोहे की चादरें जो होती है जंग से बची रहती है, क्योंकि इसमें यसत की परत विद्यमान होती है, इसे ग्लैवनाइजेशन भी कहते हैं। तो डियर क्या होता है ना कि बरसात के समय या कोई भी आपका धातु जब रहता है, अगर वो हवा के कांटेक्ट में रहेगा तो वो क्या करेगा, रिएक्ट, उसके साथ क्या होता है, क्रिया करने के बाद वो ऑक्साइड बना लेता है। तो इसलिए उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। तो अगर वो जो रहता है जस्ते का अगर पेंट होता है, ठीक है ना, तो उस प्रोसेस को हम लोग गैल्वनाइजेशन कहते हैं। तो ऐसे तो डियर हम लोग अलग अलग पेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग लोहे में अगर जस्ते का पेंट किया जाता है, तो जिनका हम लोग हिंदी में बोले तो उस प्रोसेस को हम लोग गैल्वनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एल्युमिनियम जो है धातु, ये तांबे और लोहे की तुलना में हल्के होते हैं। देख लीजिए एल्युमिनियम किसके तुलना में हल्की होती है, ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग जो है हवाई जहाज़ एवं रेल के डिब्बे के पुर्जे बनाने में किया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उससे एमालगम कहते हैं। अब देख लीजिए डियर, एमालगम, ये एमालगम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक तो हम लोग मिश्र धातु पढ़े हैं, लेकिन एमालगम जब किसी भी धातु में अगर मरकरी रहता है यानी पारा रहता है, अगर किसी भी मिश्र धातु में अगर पारा रहता है यानी मरकरी रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एमालगम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि चांदी की पारद मिश्रण को दांत के छेदों में भरा जाता है। तो डियर, ये जो चांदी दांत में अगर कीड़े लग जाते हैं तब उसमें हम लोग क्या कहते हैं, चांदी को डालते हैं। ठीक है, चांदी से भरते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि टाका या शोल्डर मिश्र धातु में सीसा और टीन होता है। तो डियर, ये टाका या शोल्डर में क्या होता है, सीसा और टीन होता है, जबकि कांसा जो है मिश्र धातु तांबा और टीन की है। तो कांसा जो है किसकी मिश्र धातु है, याद रखिएगा, तांबा और टीन का है। और टाका या शोल्डर, यानी शोल्डर को ही हम लोग टाका भी कहते हैं, और ये जो है सीसा और टीन का है। तो शोल्डर किसका मिश्र धातु है, तो शीशा और टीन का, और जबकि कांसा किसका है, तो तांबा और टीन का। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जर्मन सिल्वर जो है या निकल सिल्वर बोले तो इसमें तांबा जो रहता है 50% रहता है, जस्ता जो रहता है 35% होता है, और निकल जो रहता है 15% रहता है। कि मिश्र धातु है और इसमें चांदी नहीं होती है, चांदी इसमें नहीं होती है। जर्मन सिल्वर बोल रहा है, जर्मन सिल्वर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा जाता है इसमें कौन कौन सा आपका धातु रहता है। ठीक है, किस किस का मिश्र धातु रहता है, जैसे तांबा हो गया, जस्ता हो गया और निकल हो गया, और ये कितने प्रतिशत में रहता है ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पीतल, तांबा एवं जिंक की मिश्र धातु है। पीतल जो है ये किसका मिश्र धातु है, तो तांबा का और जिंक का है। तो देख लीजिए, जितने भी आपका मिश्र धातु है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और खासकर ये कुछ जैसे जर्मन सिल्वर हो गया, पीतल हो गया, और आगे हम लोग जो भी ब्रॉन्ज ये सब जो भी पढ़े हैं, ये सब जो है आपका कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है जिससे ही अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल का रंग जो है हवा में फीका पड़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए कि मिश्र धातु में निकल के संयोग से निष्कलंकन इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है, जबकि अधिक कठोरता प्राप्त करने के लिए इसमें कार्बन की अधिक मात्रा मिलाई जाती है। तो देख लीजिए, इसमें कठोरता प्राप्त होने के लिए, कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, तो कार्बन मिलाया जाता है, किसमें, स्टेनलेस स्टील में। ठीक है, तो डियर देख लीजिए, जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम को लोहे में मिश्रित किया जाता है। ठीक है, और जो साधारणतः स्टील की अपेक्षा अधिक ताप सहने में सक्षम होता है। यानी जंग रहित लोहा मतलब ऐसा लोहा जिसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, उसको बनाने के लिए क्रोमियम को लोहे में मिश्र किया जाता है, मतलब क्रोमियम को उस लोहा में हम लोग डालते हैं तो वो जो स्टील्स की अपेक्षा जो रहता है उसका ताप जो रहता है अधिक सहने के योग्य बन जाता है। स्टील में जो रहता है कार्बन का प्रतिशत जो रहता है, ये इंपॉर्टेंट है कि स्टील में कितना कार्बन का प्रतिशत रहता है, तो 0.1 से लेकर 0.2% तक रहता है। तो डियर, इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि हम 4 या 5 क्लास में ना आपका रसायन विज्ञान से हर वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि आपका कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो आपके कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो एग्ज़ाम में आप विज्ञान से कितने मार्क्स आएंगे, इस चीज़ को आपको ऑलरेडी पता होगा, इसलिए उसी तरीके से आप अपना एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें तो ये है ना कि आप किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम लगा रहे हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।